हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसा रहा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 16 जून 2024 का जीएस पेपर नंबर 1। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:15 जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी सीसैट का पेपर तो बच्चे दे रहे हैं, एस्पिरेंट दे रहे हैं। और जैसे ही वो पेपर भी हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगा, तो उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे कि क्या ट्रेंड रहा। लेकिन इस बार दोस्तों जीएस पेपर 1 ने एक कहते हैं ना कि यूपीएससी का मतलब ही होता है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2022 का पेपर देखेंगे, 2023 का पेपर देखेंगे और अचानक से 2024 के पेपर में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी अपने अतीत में चला गया वापस, लगभग 2017-18 या 2015-16 में जैसा पेपर बनता था। पहली नजर में तो बहुत सारे एस्पिरेंट से जो मेरी बात हो पाई है एग्जाम के बाद, जब उनका बीच में जो गैप था, उन्होंने बताया कि सर ऐसा लगा कि यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं हम लोग। क्योंकि यूपी पीसीएस के पेपर का पैटर्न कुछ जो है कि इस बार यूपीएससी ने फॉलो किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी फॉलोअर्स हो गई है, बल्कि वो अपने पुराने अतीत की दुनिया में चली गई, ऐसा लगा। क्योंकि आपने देखा था पिछले 2023 का जो पेपर था एकदम एडवांस लेवल पे था, जिसमें कूट वाले प्रश्नों को अगर आप देखेंगे कि केवल एक युग्म, केवल 2, केवल 3, केवल 4 ऐसे प्रश्नों की उसने शुरुआत 2022 में की थी, 10-12 प्रश्नों को देकर। और 2023 में डायरेक्टली 40 to 45 प्रश्न दे दिए, जिसमें अगर आपको 4 स्टेटमेंट पता है तब तो आप करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और इस बार क्या किया गया कि वो सारी चीजों को फिर से हटा दिया गया और लगभग 8-10 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें ये टॉपिक देखने को मिले। बाकी सारे प्रश्न किसमें? एलिमिनेटिंग मेथड पे, जैसे कि कूट 1, 2 या 1, 3, 3, 2 इस तरीके से। ये थोड़ा आसान रहता है। और 2023 का सीसेट देख लीजिए, क्या गजब का सीसेट था उसका। मतलब आईआईटी एमएससी किए हुए बच्चे भी मैथ नहीं कर पा रहे थे, और पैराग्राफ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस वजह से भी आप देखोगे कि जब यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का कट ऑफ आया था, तो मिनिमम टू मिनिमम कितना गया था? 37, 38, 40, 41, बस इसी के आसपास रह गया था। जबकि पिछले कुछ सालों में आप देखोगे 2022, 2021 का, तो लगभग 45 प्रश्न, 46, 47 तक जो है कि कट ऑफ जाता है। तो डायरेक्टली 7-8 क्वेश्चन का कम हो जाना, ये एक बहुत बड़ा चेंज था। और बहुत सारे लोगों ने 2023 को ही आधार मान के बहुत डेप्थ नॉलेज के साथ बहुत सारी चीजों को डिटेल से पढ़ने की कोशिश की। और लेकिन यूपीएससी ने उनके साथ फिर से खेला हो गया। वही वाला हाल है कि 2023 के पैटर्न को हटाते हुए बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया और बिल्कुल एक नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे चीजों को पूछ लिया गया। तो चलिए एक एक प्रश्न पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का ये प्रश्न था, किस प्रकार का एनालिसिस हो गया, और पेपर की कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जहां से प्रश्न को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया, और कितनी लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। हालांकि कट ऑफ जो है कि क्या होगी वो तो यूपीएससी तय करेगा, लेकिन फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ आइडिया लग सकता है। पिछले 3-4 साल के पैटर्न को देखते हुए, मैं खुद जो है कि इस फील्ड में हूं, तो मैं बता पाऊंगा थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के। और ये बिल्कुल आपको सत्य नहीं मान लेना है कि हाँ इतने क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो आपकी मेंस की तैयारी शुरू हो जाए। लेकिन अगर उससे बेहतर अगर आपके प्रश्न हो रहे हैं जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ऊपर, तो आपको बिना कुछ किए, बिना कुछ देरी किए डायरेक्ट मेंस की क्लास में लग जाना है। ठीक है, और मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए डिस्प्ले पर देखते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आपके सामने डिस्प्ले पर जो है कि पेपर दिख रहा होगा, जो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि अभी सेकंड पेपर को कंप्लीट होने में अभी भी 10 मिनट बाकी हैं, तो उसको हम लोग जो है कि बाद में एनालिसिस कर लेंगे शाम तक, अगर वो पीडीएफ आ जाएगी। और बाकी इस पेपर की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्कशन बॉक्स में जो दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर जो है कि इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और बोथ लैंग्वेज में भी है। ये जो पेपर मैं डिस्प्ले करूंगा ये बोथ पेपर रहेगा। तो चलिए, अब यहां पर जो आपको डिस्प्ले पर साइड में पेपर दिख रहा है, इसको जरा हम जूम कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से जैसे डिस्कस करेंगे, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया? सिंपल है, साहिल क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। और जब मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट कराया था मैपिंग की क्लास, तो मैंने बताया था कि साहिल क्षेत्र किसे कहते हैं? जो अफ्रीका का रेगिस्तानी क्षेत्र है और जिसके आसपास जो है कि मृदा का अपरदन हो रहा है, उन सभी क्षेत्रों को साहिल रीजन कहते हैं। जिसमें चिली हो गया, सॉरी चाड हो गया, ठीक
ठीक है, और सूडान हो गया, पश्चिमी अफ्रीका हो गया, कुछ इस प्रकार के देश जो है कि सारे इसमें आते हैं। तो यहाँ पे अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, फिर साथ ही साथ इसमें सैन्य जो है कि कब्जा या तख्ता पलट हुआ है, कुछ ऐसे देशों के नाम आप जानते होंगे लगातार जो है कि सूडान वगैरह इन सब में। तो ये प्रश्न थे, यानी एक मैपिंग बेस पे ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न अगर आप देखोगे बहुत ही स्टैटिक प्रश्न है, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, कुछ लोगों को पता हो, जैसा भारत क्या यूएसए से सेब आयात नहीं करता है। अब ये एक स्टैटिक प्रश्न हो गया, इसकी जानकारी कुछ स्टूडेंट को होगी और कुछ को नहीं हो सकती, लेकिन इसने जो नीचे दूसरा स्टेटमेंट दिया वो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आधारित कर दिया। जैसे भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आप आनुवंशिक रूप से जितने भी रूपांतरित खाद्य फूड है इनके आयात में प्रतिषेध किया गया है। तो ये क्या हो गया, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से कनेक्ट करके यहां पर इस प्रश्न को पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, पॉलिटी, बहुत ही आसान प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर विचार किया जा रहा है कि जब उसे पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होता है लोकसभा में, तो उसको हटाने के समय क्या क्या वो उसको अधिकार प्राप्त है और कौन कौन से अधिकार उसे नहीं प्राप्त हैं। तो ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, आपको अगर 1 से 2 स्टेटमेंट भी पता होंगे तो आप इजिली एलिमिनेट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि यहां पे जो आपका नेक्स्ट है, होल्ड कीजिएगा, हाँ, यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा है, भारतीय संसद के संदर्भ में। अब बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है भारतीय संसद में कि कोई विधेयक जब लंबित होता है लोकसभा राज्यसभा तो कौन कौन सा जो है कि प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में तीनों स्टेटमेंट। और आई थिंक ये भी प्रश्न आप लोगों ने कर लिया होगा, बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि ये वो प्रश्न है दोस्तों जो हर एक स्टूडेंट करके आएगा, और अगर आप करके नहीं आ रहे हो, आप गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब हो गया आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। अगला प्रश्न फिर से भारतीय संसद। अब देखिए पार्लियामेंट कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, लोकसभा स्पीकर पूछ लिया, लोकसभा में पारित जो विधेयक है वो भी पूछ लिया, और डायरेक्टली इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद के बारे में पूछ लिया, जहां पर राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, ये पूछा जा रहा है। और सदन के सत्रावसान सामान्यतः सदन से लेके या लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़ के मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है या किया जाता है। तो अब ये क्या है, बिल्कुल संसद से रिलेटेड। आप देखोगे कि लगभग पॉलिटी से 18-19 प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसकी पॉलिटी सही होगी ना, वो मान के चलो कि उसने 1/3, इट मीन्स कि अगर हम कहें कि 45 या 50 पे मेरिट जाती भी है, मान लो मैं ऐसी बता रहा हूं, तो उसका 1/3 तो उसको 20 क्वेश्चन यहीं से मिल गया, आराम से इजीली सही कर सकता है वो। फिर आप देखोगे इस तरीके से, अभी ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि यूरोपीय संसद जो यूरोपीय यूनियन थी उसने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी और 2040 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की जो टारगेट्स रखे उसको अचीव करने के लिए। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखोगे तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने साउथ अमेरिका जब मैपिंग करा रहा था तो वहां पे डिटेल से बताया भी था कि आर्थिक संकट के कारण और वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार, हालांकि पहले ये जो है कि ओपेक कंट्रीज में शामिल हुआ करता था, जो ओपेक ग्रुप होता था, ऑयल एक्सपोर्टिंग जो पेट्रोलियम होता ना, उसमें ये शामिल था, लेकिन बाद में हट गया। तो इसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। फिर यहीं पे एक और करंट अफेयर्स है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, यानी गांव की जितनी भी भूमियां हैं जगह जगह पे उनको डिजिटल फॉर्म में उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, सारा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके बारे में ये करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया। तो आप देख रहे हो करंट अफेयर्स की भी धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ेगी इसमें। ऐसे यहाँ पे इंग्लिश में होने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 एक योजना को पूछा गया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने इसको पढ़ा होगा तो डिटेल से जानते भी होंगे, और कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, तो डायरेक्टली ये प्रश्न यहां से बना हुआ है योजना से। अगला एक और प्रश्न आप देखोगे, यह भी योजना से, और ये बहुत चर्चित योजना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सही किया होगा। अगर आपने गलत किया तो इसका मतलब है कि आप एक क्वेश्चन की पीछे हो जाओगे उन एस्पिरेंट से जिन्होंने इस योजना को किया है, क्योंकि बहुत कॉमन योजना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन बहुत ही कॉमन योजना है, इसके बारे में चारों पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, कौन कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो इसके आधार पे आपसे सही कर सकते हो। ऐसे यहां पर देखोगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये तो मैंने पढ़ाया भी है, जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया 33% लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, उस पर बात की जा रही है कि 18वीं लोकसभा से प्रभावी होगा क्या? बिल्कुल नहीं, जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक ये प्रभावी नहीं होगा। इसके बनने के बाद 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा, बिल्कुल सही बात है। 15 वर्षों के बाद ये समीक्षा की जाएगी क्या यह रिजर्वेशन और बढ़ाना चाहिए या महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी भूमिका निभा चुका है। फिर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए
थाना आरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। जैसे लोकसभा में आपको पता है 47 सीट रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उसी 47 में 33% महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। 84 सीटें आपकी लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए और उसी 84 के अंतर्गत 33% उन महिलाओं के लिए भी रिजर्व है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला गलत है। इसका मतलब हो गया 2 और 3। कितना आसान प्रश्न और बिल्कुल करंट अफेयर्स है। मैंने ये पढ़ा रखा है आपको विजन आईएएस के माध्यम से भी, जो मैगजीन में पढ़ाता हूं, या पीटी 365, और फिर आपको जब यूपी पीसीएस के दौरान मैंने ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ा था, वहां पर भी ये सारे पॉइंट्स लिखे थे मैंने। अभ्यास मित्र शक्ति, ये भी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है कि किन देशों के बीच में होता है और कहां कहां पे इसका आयोजन हुआ, कौन सी जो है कि इसमें डिफेंस सिस्टम हमारा शामिल हुआ। तो ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप देखोगे कि इस बार का जो प्रश्न है ना 2023 की अपेक्षा, जैसे 2022 में आपको याद होगा कि लगभग 7-8 प्रश्न डायरेक्टली एग्रीकल्चर से थे और 10-12 प्रश्न ऐसे थे जो इकोनॉमिक्स के कोर एरिया से थे ही नहीं, मतलब करंट स्टैटिक मिलाकर थे। इस बार ऐसी कोई भी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं, बहुत बड़ा चेंज किया गया है। उसके पीछे एक ये भी बात है कि यूपीएससी को कई बार नोटिस भेजा गया था कि सर आपने 2023 का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जो है कि पेपर नहीं पूछा। फिर कई बार यूपीएससी को स्पष्टीकरण तक देना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयोगों ने आपस में, जो आयोग के जो सदस्य मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स, सम्मानित जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने आपस में कुछ राय मशवरा या डिस्कशन किया है। जो भी किया होगा, रिपोर्ट ली होगी कि भाई पेपर का एक लेवल होना चाहिए। बहुत स्टैंडर्ड भी आप पेपर पूछ के क्या करोगे, मशीन नहीं तैयार कर रहे हो आप, एक ब्यूरोक्रेट तैयार कर रहे हो जो जमीनी हकीकत को जानता हो। तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें जो है कि सुधार किया गया आयोग के द्वारा। अब जैसे यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बारे में रिट से संबंधित जो है कि पूछा गया है कि कौन कौन सी रिट जो है कि, जैसे कह रहा है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है, तो यहां पे पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है, यहां भी पॉलिटी देखने को मिलेगा। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 को, आप देखो कि राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है और अनुसूचित जाति के रूप में वो घोषित करने के समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य भी ऐसा हो। तो ये राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछ दिया गया, जो सामान्यतः नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, वहां से संबंधित प्रश्न हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट के संदर्भ में जो प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है, उसके कहने के अनुसार ही वित्त मंत्री एक बजट रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार चलाने की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के नाम से होती है। इसीलिए जो भी प्रोविजंस या जो भी नियम बनते हैं उस पर अंततः राष्ट्रपति की मुहर लगती है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं होगा। और केंद्रीय यूनियन स्तर पे भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। तो ये सारे के सारे स्टैटिक पॉइंट हैं, कहीं पर भी जो है कि कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं, सीधे सीधे जिसने अच्छे से किताबों को पढ़ा होगा, टेस्ट पेपर दिए होंगे, बिल्कुल उसके प्रश्न सही होंगे। हालांकि मैंने विजन आईएएस के टेस्ट पेपर लगभग 13-14 कराए थे, वहां से भी कई सारे प्रश्न सीधे सीधे रिपीट किए गए हैं। और ये एक बुक के बारे में पूछ लिया गया। फिर यहाँ पे जो सुर्खियों में रहने वाले जो देश थे, यहाँ पे क्यों चर्चा थी कि कौन सा देश जो है कि सबसे खराब आर्थिक संकट झेल रहा है, या नाटो ने अपनी सदस्यता रद्द कर दी, इस तरीके की चीजें। तो आप देखोगे इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे जैसे सुमेड पाइपलाइन यूरोप, अब देखिए ये सुमेड पाइपलाइन जनरली आपको किसी भी टॉपिक में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये करंट में रहने वाला एक टॉपिक है, जो करंट में था, लाल सागर के संबंध में था, तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा यानी करंट आपने नहीं पढ़ी होगी, तो ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए, लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता। भाई रेड सी में भला नदियां कोई सी नहीं गिरती हैं? मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैपिंग कराई है, और गौर करिए कि क्या मिस्र से लेकर नीचे इथोपिया, इरिट्रिया तक कोई भी नदी नहीं गिरती है क्या? तो ये बताया मैंने जो है कि कहां पे किसका निकास होता है, साउथ अफ्रीका की मैपिंग में। और लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होती है। इसका मतलब है कि पूछ रहा है क्या लाल सागर में वर्षा कम गिरती है? ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, जो मेरी प्रीलिम्स और मेंस की जो सीरीज चल रही है, जिसकी क्लासेस मैंने रोक रखी थी कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो जाए, कल से उसको दोबारा शुरू करने वाला हूं। तो वहां से कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है कि कैसे जो है कि तापमान प्रभावित होता है, कैसे 0 डिग्री से आप 30 डिग्री के आसपास जाते हो तो वर्षा होती है या नहीं होती है। और यहां पे पूछा जा रहा है ईपीए के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, यानी एनवायरमेंट के भी प्रश्न को इसमें शामिल किया जा रहा है धीरे धीरे, आप यहां पर देखोगे। और फिर स्टैटिक पोर्शन, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार ने कितने परिसीमन आयोग गठित किए हैं? भाई भारत सरकार ने कितने परिसीमन आयोग गठित किए? 2023 का जम्मू कश्मीर का था, उससे पहले भी ऑलरेडी 3-4
परिसीमन गठित हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्यों ऑप्शन 4 दिया जा रहा है जबकि होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग 5, क्योंकि अब तक टोटल 5 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। आप देख सकते हो हर जनगणना के बाद होता है, लेकिन बीच में रोक दिया गया था 2000 के बाद, तो उसके बाद 2002 में लास्ट हुआ था, फिर 2023 में हुआ, तो टोटल 5 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ही ऑप्शन तक दिया गया मैक्सिमम। फिर यहाँ पर देख रहा है कि 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, इसमें आपको बताना है। जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी उनको पूछा जा रहा है, तो बहुत ही आसान प्रश्न था ये। फिर यहाँ पे कुछ दल और उनके नेता, जैसे सोशलिस्ट भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही है, जो वर्तमान में भाजपा के नाम से जानी जाती है, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और स्वतंत्र पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। इसी तरीके से फिर संविधान का बहुत ही आसान प्रश्न कि नगर पालिकाओं को शक्तियां क्या संविधान के भाग 9 क में दी गई हैं या भाग 9 ख में दी गई हैं। याद करो, पंचायत राज किस में जोड़ा गया, भाग 9 में कौन सी जोड़ी गई, ठीक है। आपात के उपबंध किस भाग में दिए गए और संविधान संशोधन के उपबंध किस भाग में। इतना आसान प्रश्न दोस्तों उम्मीद नहीं थी लोगों को। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा ये तो प्रश्न यूपी पीसीएस पूछता है, इसको क्या ही रट के जाना है, इसके अंदर का डिटेल पढ़ो। और उसने क्या किया, सीधे भाग पूछ लिया। बहुत सारे बच्चों ने भाग पढ़े ही नहीं होंगे कि कौन से भाग में कौन से प्रावधान दिए गए। और सोचो, उम्मीद करो इतना आसान प्रश्न यूपीएससी दे रही पॉलिटी से, हालांकि देती हर साल है इजी, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दिया गया है। अब यहाँ पे देखो भारतीय संविधान के बारे में कि अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन है कि नहीं, अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची, अंतर्राज्यीय संघरोज या निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय। अब बताओ, कॉर्पोरेट टैक्स जिसपे सीधे सीधे केंद्र सरकार नियम लगाती है कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स हम 30% तक टैक्स वगैरह लेंगे, जिसपे केंद्र सरकार कानून बना रही है, वो राज्य सरकार का कैसे विषय हो सकता है। तो ये बात जो है कि गलत है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। फिर अगला प्रश्न बिल्कुल सीधा कि भाई निजता का अधिकार कहां रखा गया है। पुट्टा स्वामीवाद 2017, याद करिए ये केस पुट्टा स्वामीवाद का, आर्टिकल नंबर 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को रखा गया है। तो बिल्कुल सीधा प्रश्न। इसी तरीके से सीडीएस, बिपिन रावत जी की डेथ हुई, उसके बाद नए सीडीएस बने और सीडीएस से रिलेटेड प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया गया कि ये क्या होते हैं, हालांकि मैंने इसको करंट अफेयर्स में कराया था। फिर मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के सहित दूरस्थ क्षेत्रों में जन समुदाय के उत्थान के लिए संचालित ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो भाई ऑपरेशन मदद है, संकल्प, मैत्री, सद्भावना किस नाम से जाना जाता है। हालांकि ये ऑपरेशन मदद नेपाल में चलाया गया था आई थिंक, तो वहां के लिए ये प्रश्न पूछ लिया गया है। इसी तरीके से आप देखोगे बहुत ही आसानी प्रश्न कि दो देशों के बीच में सबसे लंबी सीमा यूएसए और कनाडा के बीच में है क्या, अगर आप पूरी काउंट करोगे इस तरीके से, या फिर चिली और अर्जेंटीना का देखोगे इस तरीके से, या चीन और भारत का देख सकते हो, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन यानी कि यूएसएसआर के बीच में। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, लेकिन कॉमन सेंस का प्रश्न है। सबने इसकी डिस्टेंस को रटा नहीं होगा, लेकिन एक कॉमन सेंस है। बहुत सारे बच्चों ने चिली अर्जेंटीना लगाया होगा, बहुत सारे बच्चों ने कनाडा और यूएसए लगाया होगा। अब देखिए भारत और चाइना तो हो ही नहीं सकता ना कजाकिस्तान, क्योंकि कजाकिस्तान का क्षेत्र इतना बड़ा भी नहीं है कि रसिया के साथ बहुत लंबी बाउंड्री शेयर कर पाएगा। हो सकता है अमेरिका से कनाडा हो सकता है, या फिर चिली से अर्जेंटीना। अब इसकी डिटेल गूगल पे देखी जाएगी तब पता चलेगी, या फिर इसको जाके नापना पड़ेगा, ठीक है। लोकसभा में जो आचार समिति जैसे संसदीय समितियां होती ना, प्राक्कलन समिति, नियम समिति, तदर्थ समिति, आचार समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, इनके बारे में, तो यहाँ पे आचार समिति के बारे में पूछ लिया गया ये प्रश्न। इसी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले भैया कौन अस्थायी अध्यक्ष था। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो संविधान सभा का जब गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जो है क्या अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट अध्यक्ष बनते हैं। इतना आसान प्रश्न यूपी पीसीएस भी पूछने में शर्माता है, यूपीएससी ने इस बार वो भी पूछ लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के सीधे सीधे प्रावधान पूछे गए, जिसको 1935 का अधिनियम डायरेक्टली 4-5 पॉइंट पता होंगे, वो यहां से प्रश्न को सॉल्व कर लेगा। कौन सी नाटककार भास की रचना है, तो भाई भास की रचना आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है संघभूति, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी में चीन की यात्रा की थी और किस पर भाष्य के लेखक हैं। तो ये एक मतलब कह सकते हो एक ऐसा प्रश्न है जो शायद कुछ स्टूडेंट को पता होगा, वरना मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं कह सकता हूँ नहीं पता होगा। और उन्होंने जिनको नहीं पता उसके बाद भी इस प्रश्न को किया है, तो कह सकता हूं 90% की उनका ये प्रश्न गलत हो सकता है, ठीक है। मैं नहीं चाहूंगा किसी का प्रश्न गलत हो, लेकिन ऐसी कुछ जाल फेंकता है यूपीएससी कि आप उसमें फंस जाओ और देखो कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको भी मोटिवेट होकर कर ले जाओ, और वो अक्सर गलत हो जाता है।
फिर देखो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल, जब मैंने यूनेस्को आपको पढ़ाया था तो उसकी एक लिस्टिंग भी कराई थी, जहां पे होयसलेश्वर और शांति निकेतन पढ़ा रहा था। तो और कौन से यूनेस्को में शामिल है? शांति निकेतन, रानी की बाव, होयसल पवित्र मंदिर, बोध गया के महाबोधि मंदिर। अब यहाँ पे देखो इस तरीके का प्रश्न पूछा, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, ऐसे प्रश्न अभी तक 35 क्वेश्चन में अब जाके मिला। तो सोचो 1/3 हमने सेक्शन कंप्लीट कर लिया 100 में से, और जाके एक प्रश्न मिल रहा है। बहुत कम इसकी संख्या रही इस बार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान में किसी उपबंध में संशोधन कर सके? परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन। अब देखो निरसन, परिवर्तन, परिवर्धन कौन कौन से पैटर्न को यूज कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो है कि पूछा जा रहा है कि जैसे किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर और वृद्धोन्मुख जनसंख्या या हरासमान जनसंख्या के लिए किया था। अब ये तो करंट अपडेट होगा, अगर आपने सुना होगा तो ठीक, नहीं तो नहीं कर पाओगे। संसद से रिलेटेड फिर एक प्रश्न, मैंने हमेशा कहा है जब भी यूपीएससी की मैंने टेस्ट सीरीज कराई थी या आपको करंट अफेयर्स पढ़ाई थी विजन आईएएस की या पीटी 365 पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था कि पार्लियामेंट वाले चैप्टर को जरा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वहां से हर बार यूपीएससी 6 से 7 प्रश्न रखता है। और अभी तक ये 5-6 प्रश्न हो चुके हैं यूपीएससी के। धन विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है, पूरा का पूरा है धन विधेयक। क्या 109 में जो है कि उसकी प्रक्रिया है? बिल्कुल सही बात है। और राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं होगा, यह भी सही है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, यह भी बात सही है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है लोकसभा पर। तो प्रश्न देख के तो बिल्कुल मतलब कह सकते हो कि हाँ ठीक ठाक एवरेज दिया है, और पिछले 2 सालों की अपेक्षा पेपर को इजी बना दिया गया है। तो मैंने कहा ना यूपीएससी इस बार इतिहास में चली गई, अपने अतीत में चली गई। अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन जिसको कहा जाता है। आप उम्मीद नहीं करोगे इतना प्रश्न डाइवर्सिफाइड और इतना स्टैटिक और इतना कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा गया, जो किसी भी एक बुक से अगर आप एक एक सब्जेक्ट की पढ़ रहे होगे तो इजिली आप इसके प्रीलिम्स को टैकल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो पूछा रहा थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कमांडर के बारे में। पूर्वोत्तर परिषद, क्षेत्रीय परिषद पता है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2005 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। उसके बाद एक पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक नई परिषद का गठन किया गया था 1971, जिसमें 2002 में संशोधन किया गया और पूछा गया किनको किनको इसमें शामिल किया था। क्या भारत का गृह मंत्री इसमें शामिल होता है? पहले बताइए। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है, पूर्वोत्तर परिषदों का अध्यक्ष पूर्वोत्तर का मंत्री होता है, पूर्वोत्तर विकास का मंत्री। तो गृह मंत्री को वैसे भी आपको काट देना चाहिए था। जैसे आप 4 स्टेटमेंट को हटाओगे तो ऊपर के तीनों आंसर कट हो जाएंगे और 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। दैट्स क्लियर हो गया। तो इस तरीके के ये प्रश्न आए हुए हैं। फिर यहाँ पे यूएसए का जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसी तरीके की चीजों को। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को देखोगे 43 नंबर पे। अब यहां पे देखो अगला प्रश्न देखिए 43, सीधे सीधे डिजिटल रुपए के बारे में पूछा जा रहा है। जो डिजिटल करेंसी आरबीआई ने जारी की, जिसको सीबीडीसी भी कहते हैं, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। और ये जो है कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स की प्री प्लस मेंस क्लास में बता रखा है, और बाकी करंट अफेयर्स में डायरेक्टली अभी जो जनवरी से मार्च तक की जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाई थी विजन की, उसमें ये प्रश्न था सीधे सीधे। फिर अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन नामों से जानते हैं? भाई तथागत हो गया, शाक्य मुनि हो गया, न्यायपुत्र कहते थे क्या? शाक्य मुनि तो कहते थे, तथागत भी कहते थे, लेकिन क्या न्यायपुत्र कहते थे? मैंने तो आज तक नहीं सुना। अगर होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर यहां पे अब यहां कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण। विवरण छोड़ो, अगर आपको पता है कि भाई इनाम गांव महाराष्ट्र में था, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट कर लो। यहां भी सही है, यहां भी सही है। इसका मतलब सी और डी तो गलत हो गया, 1 और 2। इट मींस कि 50% प्रोबेबिलिटी हो गई, या तो आपका सही होगा 50% या फिर गलत होगा। और उसमें भी आपको 1 और 3 स्टेटमेंट को चेक करना है, चंद्रकेतुगढ़ और मंगड़ू को। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। 50% तक आपने एलिमिनेट किया। मध्यकालीन भारत के शासकों में पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति किसने दी? पहले आपको भटकल पता होना चाहिए, फिर यहां से पता चल जाएगा कि यूसुफ आदिल शाह या नरसिम्हा सलू या कृष्णदेव राय हैं। तो आप देखोगे अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री से कोई प्रश्न नहीं मिला। ठीक है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का नाम लिया और कानवालिस का एक प्रश्न आ भी गया कि कानवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इस तरीके से बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ रैयतवाड़ी की बात कर रहा है, जबकि कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था 1793 में। रैयतवाड़ी तो आगे चलता है ना, 1800 के आसपास था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो डायरेक्टली गलत हो गया, आप ऐसे भी देख सकते हो।
फिर यहाँ पे उपनिषदों की कोई नीति कथा यानी कि पैराबल नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है, उपनिषदों की पुराणों से पहले नहीं हुई है, उसके बाद हुई है। और फिर भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का, फिर चावल ये हो गया। यूनेस्को के बारे में पूछा जा रहा है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा नवीनतम समावेश है। तो देखिए दुर्गा पूजा को अगर आप देखोगे, कोलकाता की दुर्गा पूजा जिसको हमने 2021 में जो है कि शामिल किया। फिर अगर आप देखोगे कुंभ मेले की बात करेंगे तो ये 2017 में हुआ था। और गरबा नृत्य, ये मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर्स में, गरबा नृत्य दोस्तों 2023 में या 2024 ऐसी कुछ है, यानी ये सबसे लेटेस्ट था। गरबा का नृत्य करना चाहिए था आपको, जो नवरात्र के अवसर पे होता है गुजरात का, मैंने पढ़ा रखा है ये। सोचिए विजन आईएएस से डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं और मैंने ये पढ़ाया है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इसको और पढ़ के गए होंगे यहां से तो बिल्कुल सही किया होगा। ये कुल प्रजनन दर, ये क्या होती है कुल प्रजनन दर? सिंपल सी बात है, एक वर्ष में जनसंख्या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वालों की संख्या, या जनसंख्या दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल, या जन्म दर, या इस तरीके से। तो बताइए भाई कुल जन्म दर क्या होती है? प्रजनन दर। ठीक है। फिर भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजित सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर बॉन्ड, ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको इकोनॉमिक्स की टॉपिक्स में। यहां देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में तो कौन कौन जो है कि इसमें व्यापार कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इसी तरीके से आप देखोगे किन्हें जो है कि वित्तीय लिखत यानी इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं? क्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, मोटर वाहन, या मुद्रा की अदला बदली? तो देखिए मुद्रा की जो अदला बदली होती है उसको हम फॉरेक्स कहते हैं, यानी कि करेंसी स्वैप कहते हैं, सॉरी करेंसी स्वैप कहते हैं। और मोटर वाहन ये क्या है भाई? वित्तीय लिखत माना जाता है, ये मोटर वाहन क्या आ गया? ठीक है। तो मुझे जो लगता है कि प्रश्न कुछ खास मतलब टफ नहीं था दोस्तों, मजा आ गया पेपर देख के। और मुझे लगता है अगर आप लोगों ने थोड़ी भी अच्छे से तैयारी की होगी ना तो आपको भी बिल्कुल मजा आ गया होगा प्रश्न करके। और कृषि उत्पाद का भंडार, डेयरी फार्म, खनिज की खोज, कपड़ा बुनाई। अब भाई पूछ रहा है कौन किस इंडस्ट्रीज में आता है? भाई खनिज की खोज करना, खनिज माइनिंग, ये प्राथमिक सेक्टर में आता है। कपड़े की बुनाई करना, ठीक है। डेयरी फार्म प्राथमिक उद्योग में आते हैं। डेयरी फार्म्स हमेशा प्राथमिक में ही आते हैं क्योंकि दुग्ध उत्पादन से संबंधित होते हैं जो पशुपालन पर आधारित होता है। कृषि उत्पाद का भंडार करना ये भी गलत है, तो केवल डेयरी फार्म ही सही हो गया। तो केवल एक हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कृषि उत्पाद का भंडारण, स्टोरेज करना। अच्छा स्टोरेज करना तो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा ना ये तो। ठीक है, मतलब क्या ही बताया जाए इस समय। प्रश्न का कोई भी बहुत कह सकते हो कि बहुत ज्यादा हार्ड या इस तरीके की चीजें नहीं थी। और यहाँ पे किसान का हल, ये सब चीजें हो गई। पूंजी, 3D आभासी, वर्चुअल क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा पेपर पढ़ने से अब मैं चलिए, तो यहां तक आप लोगों ने पेपर देखा। लगभग मैंने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया है और 50 क्वेश्चन जो है कि नहीं किए हैं क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन करना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि आपको ये बताना कि इस बार का जो पेपर है वो कोई बहुत मतलब 2022-23 के पैटर्न को तो बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया, बिल्कुल उस पैटर्न को छोड़ दिया और 2017-18 या 2015-16 के पैटर्न को फॉलो किया है जहां पे मैक्सिमम प्रश्न। अच्छा एक चीज और भी हो सकती है कि जो बिगनर बच्चे होंगे हो सकता है उन्हें ये चीजें ना पता हों, और जो पहले से तैयारी में है 3-4 साल से उनके लिए ये प्रश्न करने थोड़े आसान होंगे, या जो टीचर है या जो पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए भी ये चीजें थोड़ी आसान हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ भूल जाइए कि 2022 और 23 वाली कट ऑफ ये रिपीट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी रिपीट। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि मेरा नहीं हो रहा है, मेरे लिए पेपर टफ लग रहा है तो और भी बच्चों के लिए लगेगा। 2023 में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने पेपर दिया और उनको लगा सर बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर है, मेरिट में जो है कि इतने बच्चे नहीं आ पाएंगे। फिर भी यूपीएससी को 1045 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए बच्चे मिल गए। कैसे मिल गए? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो लगातार मेहनत कर रहे होते हैं और वो बच्चे इस मेरिट को ऊपर लेके जाएंगे, ये तय बात है। ये लिख के ले लो, तय बात है कि मेरिट ऊपर जाएगी। तो एक आइडिया अगर मैं कहूं तो मैंने इसमें लिखा भी था, जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, कि कौन कौन से सेक्शन से कहां से कितने कितने प्रश्न आए हैं। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ हमें किस टॉपिक पे ज्यादा काम करना होता है। जैसे पॉलिटी को देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो लगभग 18-19 प्रश्न देखने को मिलते हैं और आईआर में लगभग 13 से 14 है। उस इंटरनेशनल रिलेशन में केवल अंतरराष्ट्रीय संबंध मत देखिए, वर्ल्ड के स्तर पे कोई भी ऐसी जो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, लोकेशन बेस्ड हो, या फिर किसी प्रकार का जो प्रश्न हो, तो वो सारे इंटरनेशनल रिलेशन में आएंगे और इस तरीके से 13-14 प्रश्न मिलते हैं। ज्योग्राफी में भी ठीक ठाक
17-18 प्रश्न जो है किया है। तो मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया था, उसके बाद ही ये बता पा रहा हूं। लेकिन इस समय वीडियोस मैंने उस 50-60 प्रश्नों को किया है। लेकिन पूरे पेपर को आप देखोगे तो ज्योग्राफी में लगभग 17-18 प्रश्न है, और एनवायरमेंट से इस बार प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम कर दी गई, जबकि जनरली एनवायरमेंट 15 तक आते हैं, इस बार 10 के आसपास एनवायरमेंट से प्रश्न है। और सबसे खराब स्थिति पता है किसकी है? हिस्ट्री की है। सोचो, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 प्रश्न मुश्किल से मिल पाए मुझे, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 प्रश्न, और एंशिएंट से 2-3, मिडवल से भी 1-2। तो सबसे खराब स्थिति जो मैंने देखी, वो देखी सबसे अधिक वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री की। साइंस टेक में भी ठीक ठाक ही 8-10 क्वेश्चन के आसपास ठीक थे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर जब भी आपको यूपीएससी पेपर देना है तो अपनी ज्योग्राफी स्ट्रांग करके जाओ, अपनी पॉलिटी स्ट्रांग करके जाओ, अपनी आईआर और एनवायरमेंट स्ट्रांग करके जाओ, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। यही चीज 2022 में भी थी, यही चीज 2021 में भी थी। हालांकि 2023 का जो पेपर था वो अपवाद था, इस प्रकार का पैटर्न था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था 2023 का। बाकी इसकी कट ऑफ उम्मीद करता हूं कि 45 to 47 के बीच में आसपास रहेगी, उससे ज्यादा भी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि यूपीएससी को चैलेंज करना, अपने आप पे बहुत बड़ा विश्वास दिखाना, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अति विश्वासी होना भी जो है कि आपको डुबो देता है। तो इसकी कट ऑफ एवरेज जो है कि 47 to 48 के बीच में रहेगी, जनरल कैटेगरी और ओबीसी वगैरह की। और एक आध क्वेश्चन आप डाउन कर सकते हो, ज्यादा नहीं जाएगी, डाउन ही कर सकते हो, 44 तक भी ले सकते हो एक आध क्वेश्चन को। और अगर आपका 50+ अगर दोस्तों सही हो रहा है नेगेटिव मार्किंग के बाद, सारा कटपिट करने के बाद, तो बिना झिझक जो है कि कल से मेंस की तैयारी में लग जाओ। किसी भी अच्छी कोचिंग को पकड़ के अपनी आंसर राइटिंग की क्लास शुरू करो, पेमेंट करो, वहां पे क्लासेस करो। बिल्कुल 50 क्वेश्चन अगर आपके पूरी तरीके से सही हो रहा है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, ठीक है। तो ये था आज की पेपर एनालिसिस की बात करते हैं। और सी सेट का भी मैं जल्दी एनालिसिस करूंगा कि किस प्रकार के पैराग्राफ्स आए, कैसे रीजनिंग आए, कैसी मैथ के क्वेश्चन आए। उम्मीद करता हूं ये पेपर देख के कि शायद सी सेट में इस बार मैथ के वेटेज को कम किया गया होगा और पैराग्राफ्स और रीजनिंग के वेटेज को बढ़ाया गया होगा। उम्मीद कर रहा हूं मैं, क्योंकि यूपीएससी पुराने पैटर्न पे जा रहा है, 2017, 18, 16 वाले पैटर्न पे। और उस समय सी सेट में पैराग्राफ लगभग 35 प्रश्न तक आते थे और रीजनिंग लगभग 18 से 20 तक आती थी। और अगर ये 2 सेगमेंट अगर इंक्लूड कर दिए जाए, अगर इंक्रीज होंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का इस बार सी सेट पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप लोग जरूर जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने अपने मार्क्स भी बताइएगा कि कितने आपके मार्क्स सही हो रहे हैं लगभग। और बाकी आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट और यूपी पीसीएस आरओ से रिलेटेड भी कंटेंट की रेगुलर वीडियोस जो है कि वॉच आउट करने को मिलती है। कल से हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस की क्लासेस भी करेंगे, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मतलब जानकारी एक अलग से वीडियो में बना के बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।